हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। और ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व टॉपिक है, ये चाहे आप नेट CSIR नेट की बात करें या फिर हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, जैसे आपका गेट लाइफ साइंस हो गया या CUET PG लाइफ साइंस हो गया, कोई भी एग्जाम्स ले लो, ये जो टॉपिक है माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, ये हर बार एग्जाम्स में रिपीटेटिव मैनर में पूछा जाता है। तो इस वजह से आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड आज हमें माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व का जनरल ओवरव्यू देखना है, किस तरीके से जो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व होता है ये फॉर्म होता है, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, किस फेज में क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हर एक चीज आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से इंट्रोडक्शन से कि माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व जनरली होता क्या है। सो देखो, व्हेन अ ब्रॉथ कल्चर इज इनोक्यूलेटेड विद अ स्मॉलर बैक्टीरियल इनोक्यूलम, ठीक है, यानी जब आप कोई भी एक छोटा सा ब्रॉथ कल्चर लेते हो जिसमें आपको माइक्रोब्स को ग्रो करना है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो, चाहे वो पेट्री प्लेट्स हो, किसी भी, ठीक है, किसी भी मीडियम पे अगर आपको माइक्रोबियल ग्रोथ करनी है, ठीक है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न जो होता है ना, वो एक माइक्रोब्स जो होते हैं वो एक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनिशियली जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है। वो न्यूट्रिशन जैसे ही आप माइक्रोब्स को देते हो तो वो इनिशियली क्या करते हैं, अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, ठीक है। जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उस एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के साथ एक्लिमेटाइज होते हैं, तो एक्लिमेटाइजेशन के बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है उनके सराउंडिंग में, उन न्यूट्रिशंस को वो एब्जॉर्ब करते हैं और अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। सो व्हेन आई मीन मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी वो अपनी जनरेशन को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। वही चीज यहां पे अभी लिखी गई है, देखो, व्हेन अ ब्रॉथ कल्चर इज इनोक्यूलेटेड विद अ स्मॉल बैक्टीरियल इनोक्यूलम, द पॉपुलेशन साइज ऑफ द बैक्टीरिया इंक्रीजेस। यानी हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि हमारी जो बैक्टीरियल कल्चर है उसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, यहां पे ग्रो हो रही है, बैक्टीरिया के नंबर्स क्या हो रहे हैं, यहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, शोइंग अ क्लासिकल पैटर्न। अब ये क्या करता है, ये जो आपका बैक्टीरिया है ये ग्रो करता है, बट ये एक क्लासिकल पैटर्न शो करता है। सो व्हेन आई मीन क्लासिकल पैटर्न, यानी ये एक ग्रोथ कर्व को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है, ठीक है। वो ग्रोथ कर्व क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने स्टेजेस होते हैं, हर एक चीज हम वीडियो के आगे कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, व्हेन प्लॉटेड मतलब क्या हम प्लॉट कर रहे हैं, हम यहां पे प्लॉट कर रहे हैं बच्चों आपका माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। जो आपका माइक्रोबियल ग्रोथ है, ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक कर्व देखने को मिलता है, ठीक है। सो व्हेन यू प्लॉट अ माइक्रोबियल ग्रोथ, एक ग्राफ के ऊपर आप उसको प्लॉट करते हो तो यहां पे आपको एक डिस्टिंक्ट कर्व देखने को मिलता है, और उसी कर्व को हम कहते हैं, इट इज रेफर्ड टू एज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। और यही जो कर्व हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ स्टेजेस को, उसे ही हम कहते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। अब ये जो आपका माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व है, ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व है ये 4 फेजेस में आपका बटा हुआ है, 4 फेजेस में डिवाइडेड है। 4 फेजेस को 1 बाय 1 हम कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइंटिफिक टर्म्स में जाएंगे ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व एक्चुअल में होता क्या है और ये दिखता कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये जो ग्राफ आपका प्लॉट होता है ये जनरली 4 स्टेजेस में होता है, ठीक है। इनिशियल जो आपका स्टेज होता है इस तरीके से, एंड देन यू हैव दिस स्ट्रक्चर, आपने ये चीज पहले भी देखी होगी। उसके बाद आपको एक इस तरीके का प्लेट्यू देखने को मिलता है, एंड देन आपको यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिलता है आपके ग्राफ में। अब जनरल ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व है वो दिखता कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। जो आपका माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व है, योर माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, ये जो आपका माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व है ये कुछ इस तरीके से ही दिखता है। अब ये इनके जो प्लेट्यूज आपको दिख रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ग्राफ आपका डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, ये क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है, वो हम एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका सबसे फर्स्ट फेज होता है, इस फेज को हम कहते हैं लैग फेज।
क्या कहते हैं बच्चों इसको हम कहते हैं लैग फेज। अब ये लैग फेज क्यों कहते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम आगे कवर करते हैं, ठीक है। लैग फेज के बाद ये जो आपका फेज होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं लॉग फेज। ये आपका कौन सा फेज होता है, दिस इज योर लॉग फेज। एंड दिस प्लेट्यू, दिस इज योर स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये जो आपका प्लेट्यू होता है ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है स्टेशनरी फेज। एंड देन ये जो आपका डिक्लाइन आपको दिख रहा है, आपके ग्राफ के अंदर आपको डिक्लिनेशन दिख रहा है, इस डिक्लिनेशन को हम कहते हैं बच्चों डिक्लाइंड फेज, ठीक है, डिक्लाइंड फेज। या फिर इस फेज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं डेथ फेज, ठीक है। इसे हम और क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो इसे हम जानते हैं डेथ फेज के नाम से। ऑलराइट, अब चलो एक एक करके देखते हैं कि ये फेजेस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरीके से ये फेजेस, इन फेजेस के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ की क्या स्टेज होती है। तो ये जो इनिशियल स्टेज आप देख रहे हो लैग फेज, इस लैग फेज के अंदर क्या होता है कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जब आप उनको एक कल्चर के अंदर डालते हो, अब कल्चर करने के लिए आपने इनको किसी मीडियम में डाला, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला। न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं आपके माइक्रोब्स को, जो जिन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो न्यूट्रिएंट्स आपके जनरली जो ऑक्सीजन चाहिए माइक्रोब्स को, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या चाहिए इनको, कार्ब्स चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इनको क्या चाहिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ और क्या क्या इन्हें चाहिए, तो इन्हें नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन के साथ और किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिपेंड करता है, बट जनरली इनको ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड दे रिक्वायर H2 दैट इज योर हाइड्रोजन, ठीक है। जनरली बैक्टीरियाज को इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फॉस्फोरस डिमांडिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। सो ये डिफर करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया की उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए, अब ये जो आपका लैग फेज है ना, उन लैग फेज में जैसे ही आप किसी भी बैक्टीरिया को, ठीक है, किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हो, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को उस एनवायरमेंट के हिसाब से एक्लिमेटाइज करते हैं। यानी जैसे ही बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर सेंस करता है कि हाँ मेरे आजू बाजू में क्या है, मेरे आजू बाजू में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो लैग फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस तरीके से जान सकते हो कि दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेपरेटरी फेज, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेपरेटरी फेज के नाम से आप इसको जान सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है दैट बैक्टीरिया जो आपके होते हैं, योर बैक्टीरिया एक्लिमेटाइज टू एनवायरमेंट, ठीक है। बैक्टीरिया आपका क्या करता है, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एक्लिमेटाइज करता है। अब यहां पे जो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस फेज के अंदर, ठीक है, ये जो आपका लैग फेज होता है बच्चों, इस लैग फेज के अंदर कोई भी, ठीक है, तो इस लैग फेज के अंदर बच्चों देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि इस लैग फेज के अंदर कोई भी सेल जो आपका होता है, सेल नंबर डज नॉट इंक्रीज, ठीक है। जो आपका सेल नंबर होता है बच्चों वो इंक्रीज नहीं होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहां पे होता क्या है, तो यहां पे जनरली ये होता है कि जो सेल की साइज है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दैट यहां पे बच्चों सेल साइज इंक्रीजेस, यहां पे क्या होता है, तो यहां पे आपकी सेल साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या थे, लैग फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वेरएज अगर हम बात करें आपके लॉग फेज की, ठीक है, अगर हम लॉग फेज की बात करें तो इस लॉग फेज के अंदर जनरली हम इसको एक और नाम से जानते हैं। लॉग फेज इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आपकी बैक्टीरिया हैं ये ग्रो करते हैं, ठीक है। इस लॉग फेज के अंदर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं कहूं तो लॉग फेज के अंदर आपको बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है, एंड दैट इज लोगैरिथमिक ग्रोथ, ठीक है। यहां पे कौन सी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है बच्चों लोगैरिथमिक ग्रोथ, ठीक है, लोगैरिथमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। इस वजह से इस फेज को हम एक और नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज को हम बच्चों किस नाम से जानते हैं, इस फेज को हम लॉग फेज को हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फेज।
अब एक्सपोनेंशियल क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आपका जो बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन था बैक्टीरियल सेल 1 से ये कितने में होगा 2 से 4 से आपका कितने में होगा 8 to 16 से 32, इस तरीके से जो आपका बैक्टीरियल नंबर है वो इंक्रीज होता है। इस वजह से इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फेज। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका लॉग फेज होता है उस लॉग फेज का दूसरा नाम क्या बच्चों? एक्सपोनेंशियल फेज होता है। और ये जो आपका लैग फेज है, इस लैग फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या ध्यान में रखनी है कि यहां पे सेल नंबर लैग फेज में इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन सेल की साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, सेल की साइज क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। यहां पे आप एक और चीज लॉग फेज में ध्यान रख सकते हो कि यहां पे जो आपका मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज वेरी हाई। ठीक है, सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? इस लॉग फेज में हाई होता है। ऑलराइट, अब देखो यहां पे आपके पास धीरे धीरे देखोगे कि बैक्टीरियल का जो बैक्टीरियल सेल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, बैक्टीरियल सेल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो अब कंप्लीट तरीके से क्या हो चुके हैं? सैचुरेट हो चुके हैं। जो आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अब क्या होंगे? कंप्लीट तरीके से बैक्टीरिया उनको यूटिलाइज कर चुका होगा। ठीक है, तो इस वजह से अब यहां पे आपको कोई भी सेल जो है वो मल्टीप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जब सैचुरेशन लेवल आ जाता है, ठीक है, जब हम बात करते हैं आपके स्टेशनरी फेज की, ठीक है, तो इस स्टेशनरी फेज में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स गेट्स सैचुरेटेड। ठीक है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब सैचुरेशन लेवल के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, सैचुरेशन लेवल उनका रीच हो चुका है। अब यहां पे देयर इज नो सेल डिवीजन। ठीक है, यहां पे अब कोई भी बैक्टीरियल सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो बैक्टीरिया आपका ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, बैक्टीरियल नंबर आपके ग्रोथ नहीं होंगे, बैक्टीरिया के नंबर्स में इंक्रीमेंट नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों? एक प्लेट्यू देखने को मिलता है कि जो यहां पे बैक्टीरिया है अब यहां पे स्टैटिक हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे आपको एक स्टैटिक फेज आपका देखने को मिलता है जिसे हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फॉर एग्जांपल अब आपका जो बैक्टीरिया है वो कंप्लीट तरीके से न्यूट्रिएंट को क्या कर चुका है? एब्जॉर्ब कर चुका है, यानी न्यूट्रिएंट का यहाँ पे क्या हो चुका है? एग्जॉशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट क्या हो चुके हैं? एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपके न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है इस फेज में? बैक्टीरिया इस फेज में अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं मिलेगा, मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो जाता है, या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, बैक्टीरिया की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब बैक्टीरियल डेथ होती है तब आप देखोगे कि बैक्टीरिया के नंबर डिक्रीज होने लगते हैं। इस वजह से ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, इंक्रीज हो रहा था, एक स्टेज पे आपको प्लेट्यू मिल गया। अब जो सेकेंड लास्ट स्टेज है वहां पे न्यूट्रिएंट ना होने की वजह से बैक्टीरिया की अब क्या होने लगेगी? डेथ होने लगेगी। तो इस केस में जो बैक्टीरियल कर्व है आपको डिक्लिनेशन यहाँ पे बैक्टीरियल कर्व में देखने को मिलता है। इस जो डेथ फेज है, इस डेथ फेज के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया की क्या होती है? डेथ होती है। बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग। ठीक है, जो आपके बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स दे स्टार्ट डाइंग। ठीक है, और कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस फेज के अंदर कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं? एंडोस्पोर भी फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एंडोस्पोर। ठीक है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बैक्टीरियल एंडोस्पोर फॉर्मेशन। यानी जब अब न्यूट्रिएंट कंप्लीट तरीके से क्या हो चुका है? डिप्लीट हो चुका है, तो आपके बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपने आप को एक डोरमेंट स्टेट में लेके चले जाते हैं, जहां पे अब उनका ग्रोथ या फिर अब उनकी जो नंबर्स है वो इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, या तो वो डेथ हो जाएंगे, बैक्टीरियल सेल्स क्या हो जाएंगे? या तो उनकी डेथ हो जाएगी, या तो फिर वो अपना एक स्पोर फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, अब डोरमेंट स्टेट में चले गए, यहाँ पे इस वजह से कुछ बैक्टीरिया जो हैं, देखो आपको कंप्लीट डिक्लिनेशन देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अगर यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट वापस से बैक्टीरियाज को दे दो, ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज ने एंडोस्पोर फॉर्म कर लिया है, अब वो क्या करते हैं, वो दोबारा से यहाँ से उनका लैग फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वापस से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को सेंस करेगा, सेंस करने के बाद एक्लिमेटाइज करेगा, वो एंडोस्पोर से वापस से वेजिटेटिव सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उनका लैग फेज स्टार्ट होगा एंड देन अगेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर जैसे ही न्यूट्रिएंट खत्म होने लगेंगे स्टेशनरी फेज देखने को मिलेगा एंड देन एट द एंड वापस से अगर न्यूट्रिएंट कंप्लीट तरीके से एग्जॉस्ट हो गया वहां पे, तब आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वापस से डेथ फेज देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्रोथ कर्व है आपका, ये इस तरीके से, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, गया, इस तरीके से आया एंड देन अगेन डेथ। यहाँ पे अगर आपने न्यूट्रिएंट्स दे दिए, क्योंकि देखो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है बैक्टीरिया का, सारे बैक्टीरियाज नहीं मरे हैं, अगर वो स्पोर फॉर्म कर लिया है उन्होंने, अगर यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट देते हो तो वापस से इनका लैग फेज स्टार्ट होता है यहाँ पे एंड देन वो अपना नंबर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इस तरीके से। हो सकता है यहाँ पे जो जिस तरीके से आपको प्लेट्यू यहाँ देखने को मिला था, प्लेट्यू आपको इस बार यहाँ देखने को मिले, क्योंकि इनिशियल जो बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे जो बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो बैक्टीरिया है वो एक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करता है। चलिए फटाफट इसके थोड़े रीडअप्स हैं वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कुछ साइंटिफिक टर्म्स आपको ध्यान रखने होते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो लैग फेज में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट टेक्स सम टाइम टू मल्टीप्लाई। The time between the inoculation and the beginning of the multiplication is known as lag phase। तो इस टर्म को आपको ध्यान में रखना है, that inoculation से लेके multiplication होने तक के फेज को हम कहते हैं lag phase, ठीक है। In this phase the inoculated bacteria becomes acclimatized, ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एक्लिमेटाइज करता है to the environment, switch on various enzymes and adjust to the एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से, एनवायरमेंट्स के हिसाब से बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को एक्लिमेटाइज करता है लैग फेज के अंदर। ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बैक्टीरिया बट नो अप्रिशिएबल इंक्रीज इन द नंबर। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया के नंबर, कोई इतना ज़्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होता है, बट हाँ बैक्टीरियल सेल्स की साइज ज़रूर इंक्रीज होती है यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके लैग फेज का। द सेल्स आर एक्टिव मेटाबॉलिकली, सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर लॉग फेज। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड एक्सपोनेंशियल सेल ग्रोथ। यहाँ पे आपको जो सेल है उनकी रैपिड ग्रोथ होती है, बिकॉज जो आपका बैक्टीरिया वो प्रेपरेटरी फेज क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, ठीक है। दैट इज 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से इनका एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। द बैक्टीरिया एंड देन जो आपके बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ठीक है, द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डबल्स ड्यूरिंग एवरी जनरेशन। हर जनरेशन के बाद बैक्टीरियल सेल नंबर क्या हो जाती है, एग्जैक्ट डबल हो जाती है। दे मल्टीप्लाई एट देयर मैक्सिमम रेट, और यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन रेट होता है इट इज़ वेरी हाई, मैक्सिमम अप पार होता है, ठीक है। द बैक्टीरियल सेल्स आर स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली स्टेन्ड, यानी यहाँ पे आप ग्राम स्टेनिंग अगर करते हो तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। द माइक्रोब्स आर सेंसिटिव टू एडवर्स कंडीशन सच एज, ठीक है, सच एज एंटीबायोटिक्स एंड दी अदर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, बिकॉज अभी यहाँ पे सेल क्या है, ग्रोथ फेज में है। तो ग्रोथ फेज में होने की वजह से अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स इनको देते हो तो उनका असर इनके सेल वॉल्स और सेल मेम्ब्रेन्स पे देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रोथ रेट इज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द लॉग फेज, ठीक है। ग्रोथ फेज इनका क्या होता है, बहुत रैपिड होता है, ठीक है, बहुत फास्ट होता है, ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग दिस लॉग फेज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया अभी ग्रोइंग फेज में है, तो अगर आप उनके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक डालते हो तो उनका जो एलपीएस लेयर होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, वो एंटीबायोटिक इजीली इसको क्या कर सकता है, ब्रीच कर सकता है। वेरेज अगर वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, उन्होंने स्पोर फॉर्म कर लिया, तो आप उस केस में उस बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यू हैव योर स्टेशनरी फेज। इस स्टेशनरी फेज में आपको पता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया क्या होता है। तो आफ्टर द लॉग फेज द बैक्टीरियल ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप्स,
यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है, कंप्लीट तरीके से रुक जाती है। यहाँ पे कोई भी अब आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी ड्यू टू लैक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, लैक ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, चेंज इन पीएच, द मीडियम एटसेट्रा एंड एक्यूमुलेशन ऑफ देयर ओन टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। बैक्टीरिया के खुद के मेटाबॉलिक वेस्ट उनको क्या करने लगते हैं, उनकी डिक्लिनेशन में एक रीज़न बन जाते हैं। इट इज़ ड्यूरिंग दिस फेज दैट द कल्चर इज एट इट्स ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे बैक्टीरियल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो किस फेज में बैक्टीरियल डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो स्टेशनरी फेज में होती है। ये एग्जाम पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। However, the death rate of the bacteria exceeds the rate of replication। ये भी एग्जाम के लिए ध्यान में है कि स्टेशनरी फेज में रेप्लिकेशन कम होता है बट डेथ यहाँ पे बैक्टीरिया की ज़्यादा होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंडोस्पोर स्टार्ट फॉर्मिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, और एंडोस्पोर यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट होता है, और डेथ फेज में जो बैक्टीरियाज एंडोफॉर्म फॉर्म कर लेते हैं वो कंप्लीट तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे फिर आगे, ठीक है, अगर उन्हें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं तो। सो डिक्लाइन फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिक्लाइंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द सेल। द डिक्लाइन फेज स्टार्ट्स, अब ये होता क्यों है डिक्लाइन फेज, तो ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड ऑटोलिटिक एंजाइम एंड एग्जॉशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमने अभी क्या किया है, डिस्कस किया है इसके पहले वाले पार्ट्स में, ठीक है। कि देखो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे आपका ब्रॉथ है, उस ब्रॉथ के अंदर टॉक्सिक वेस्ट जो आपका बैक्टीरिया है मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोड्यूस करता है, उसके वजह से, या फिर जो बैक्टीरियल न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, उनका डिक्लिनेशन, उनके डिप्लीटेशन की वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं कंप्लीटली वो, अब और न्यूट्रिएंट नहीं उनके पास अवेलेबल है। तो इस केस में भी क्या होता है कि बैक्टीरिया लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आपको ये जो हमारा पूरा का पूरा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व था ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे स्टॉप, और इसी का कंटिन्यूएशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पे।